हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 140 यानी 140। ठीक है, तो देखते हैं अपने छंद विषय के संबंध में अगले प्रश्न। गौर करेंगे दोस्तों। प्रश्न है, वार्णिक छंदों में किसका विचार होता है? ठीक है, वार्णिक छंदों में किसका विचार होता है? तो ऑप्शन ए वर्णों का विचार होता है वार्णिक छंदों में। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, वार्णिक छंदों में गण, ठीक है, गण कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन सी 8 प्रकार के होते हैं गण। ठीक है, तो गणों की संख्या पूछी जा रही है किसमें? वार्णिक छंदों में। शब्दों पर ध्यान दें, वार्णिक छंदों में। ठीक है, गणों के कितने प्रकार होते हैं? तो 8 प्रकार होते हैं। केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 का प्रश्न है, ये देख लो। तो आपको पता होना चाहिए कि चीजें कितनी और कहां से इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आगे देखते हैं व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों व्याख्या पर। ध्यान दें, 3 वर्णों को मिलाकर एक गण बनता है। ठीक है, यानी कि 3 वर्णों के समूह को हम गण कहते हैं। यह बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक, गणों की कुल संख्या 8 होती है। कितनी? कुल संख्या 8 होती है। इसे आसानी से याद करने का प्रसिद्ध सूत्र किस में दिया गया है? तो आचार्य पिंगल के छंद शास्त्र ग्रंथ में, यानी आचार्य पिंगल थे, इनकी रचना का नाम है छंद शास्त्र। ठीक है, जो कि छंदों पर आधारित रचना है। ठीक है, इसीलिए इसे छंद शास्त्र कहा गया है। ठीक, तो छंद शास्त्र में प्रसिद्ध सूत्र दिया गया है किसको याद करने के लिए? तो गणों को याद करने के लिए। क्या सूत्र है वो? तो ध्यान से देखें, या माता राजभान सलगा, या माता राजभान सलगा। ठीक है, इस सूत्र के बारे में मैं आपको पिछले वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो कुछ भी मैं अपने आप से नहीं करा रही हूँ, जो भी किताबों में दिया गया है वही चीजें आप तक पहुंचाई जा रही हैं। ठीक है, यानी कि चीजों को आसान किया जा रहा है, मुश्किल नहीं, अगर आप चीजों को समझें तो। ठीक है, तो देखते हैं प्रसिद्ध सूत्र क्या है, या माता राजभान सलगा। ठीक है, इस सूत्र में प्रथम 8 गणों, पहले 8 गण कौन कौन से? यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण के नाम आ गए हैं। ठीक है, तो यानी कि ये जो पूरा सूत्र है ना दोस्तों, इसमें 8 गणों के नाम शामिल कर लिए गए हैं। ठीक है, आगे देखें, अंतिम 2 वर्ण कौन कौन से? ला और गा। ला और गा छंद शास्त्र में क्या कहलाते हैं? तो दशाक्षर कहलाते हैं। यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हर चीज इंपॉर्टेंट है। कोई भी बात अपने आप में क्या है कि आसान नहीं है, मतलब उसे सिर्फ हम टाल दें ऐसा नहीं है। तो हर चीज का महत्व है, हर वर्ण का महत्व है, हर शब्द का महत्व है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ें दोस्तों। ठीक है, और मन से पढ़ें, ढंग से पढ़ें। ठीक, तो ध्यान देंगे, जो अंतिम वर्ण होते हैं, ठीक, वो क्या कहलाते हैं छंद शास्त्र में? दशाक्षर कहलाते हैं। दशाक्षर। ठीक है, तो कुल अगर संख्या देखें तो 8 और 2 कितने हो गए? 10 हो गए। ठीक है, तो दशाक्षर कहलाएंगे ये। कौन? ला और ग। ठीक, छंद शास्त्र किसका ग्रंथ है? तो आचार्य पिंगल का ग्रंथ है छंद शास्त्र। ठीक है, तो ये बात थी कुछ इंपॉर्टेंट गणों के संबंध में। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, गणों की सही संख्या क्या होती है? तो गणों की सही संख्या होती है दोस्तों 8। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 का प्रश्न है, देखो। ठीक है, तो गौर करेंगे अगले प्रश्न पर, ध्यान देंगे जरा। निम्नलिखित में से कौन सा वार्णिक छंद है? वार्णिक छंद का संबंध वर्ण से होता है, मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले। ठीक है, अपने पिछले वीडियो में।
ठीक है, तो ध्यान दे दोस्तों, वार्णिक छंद इनमें से कौन सा है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन सी उपेंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा एक वार्णिक छंद है। ठीक है, देखते हैं व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, जिन छंदों की पहचान के लिए वर्णों के क्रम का विचार कर उसी आधार पर वर्णों की गणना की जाती है और वर्णों की संख्या क्रम तथा स्थान इत्यादि निश्चित रहते हैं, ठीक है, वह क्या कहलाते हैं? वार्णिक छंद कहलाते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन डेफिनेशन है ये। ठीक है, सारी बातें इसमें आ गई। क्या कह रहे हैं फिर से समझे कि जिन छंदों की पहचान के लिए, यानी कि जिन छंदों की हम पहचान करते हैं उनमें सबसे पहले वर्णों के क्रम का विचार किया जाता है और वर्णों का क्रम देखने के बाद उन वर्णों की गणना की जाती है, यानी उन्हें गिना जाता है। ठीक है, और वर्णों की संख्या क्रम, और जो संख्या का क्रम होता है और जो वर्णों का स्थान होता है, ठीक है, ये सभी क्या रहते हैं? निश्चित रहते हैं, यानी कि फिक्स हैं, वो बदलेंगे नहीं। ठीक, तो क्या कहलाएंगे? वार्णिक छंद कहलाएंगे। इस श्रेणी में कौन कौन से छंद आते हैं अब ये भी देख लें। ठीक है, तो गौर करेंगे दोस्तों, वार्णिक छंद कौन कौन से हैं। तो हरि गीतिका, फिर है इंद्र वज्रा छंद, हरि गीतिका छंद, फिर है इंद्र वज्रा छंद, फिर उपेंद्र वज्रा छंद, फिर सवैया छंद। तो यानी कि 4 तरह के छंद हैं हमारे। कौन कौन से? हरि गीतिका छंद, इंद्र वज्रा छंद, उपेंद्र वज्रा छंद और सवैया छंद। ये चारों की चारों कैसे छंद हैं? वार्णिक छंद हैं। ठीक है, और वार्णिक छंद के 3 प्रकार होते हैं। अब कौन कौन से प्रकार होते हैं तो ध्यान से देखें। सम, अर्धसम और विषम, यानी सम वार्णिक छंद जिसमें सभी वर्ण क्या होंगे? समान होंगे। ठीक है, वर्णों की संख्या जो है वो समान होगी। फिर है अर्ध का मतलब होता है आधा, और सम का मीन्स होता है समान। ठीक है, यानी कि आधे वर्ण क्या होंगे? समान होंगे और आधे असमान होंगे। ठीक है, यानी कि विषम चरण के जो वर्ण होंगे वो समान होंगे और सम चरण के जो वर्ण होंगे वो समान होंगे, यानी कि आधे आधे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखें। फिर देखें विषम। ठीक, फिर विषम वार्णिक छंद, एक छंद कौन सा? छंद का, वार्णिक छंद का एक प्रकार है विषम वार्णिक छंद। तो 3 प्रकार हो गए। कौन कौन से? एक सम, दूसरा अर्धसम, तीसरा विषम। ये तीनों क्या हैं? तो तीनों की तीनों वार्णिक छंद के प्रकार हैं 3। ठीक है, ये बात आप समझ लें। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे दोस्तों। ठीक है, पंक्तियां हैं, पंक्तियों में कुछ छंद दिए गए हैं, तो ध्यान दें। मैं राज्य की चाह नहीं करूंगा, मैं राज्य की चाह नहीं करूंगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूंगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूंगा। संतान जो सत्यवती जनेगी, संतान जो सत्यवती जनेगी, राज्य अधिकारी वह ही बनेगी। ठीक है, कितनी प्यारी पंक्तियां हैं। ठीक है, फिर से सुन लें। मैं राज्य की चाह नहीं करूंगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूंगा, संतान जो सत्यवती जनेगी, राज्य अधिकारी वह ही बनेगी। तो इसका सही उत्तर है, पूछ रहे हैं प्रश्न में कि पंक्तियों में कौन सा छंद है, तो इंद्र वज्रा छंद है। कौन सा? इंद्र वज्रा छंद है इन पंक्तियों में। ठीक है, तो गौर करेंगे व्याख्या पर। इंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में, यानी हर चरण में जगण और तगण एवं एक जगण के साथ 2 गुरु के क्रम में कुल 11 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? कुल 11 वर्ण होते हैं। ठीक, क्या कह रहे हैं फिर से सुने। इंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में जगण होगा, तगण होगा और एक जगण के साथ 2 गुरु भी होंगे, और इन्हीं के क्रम में कुल कितने वर्ण होंगे? 11 वर्ण होंगे। ठीक है, तो देखते हैं एक बार मात्राएं लगाकर। ठीक है, गौर करें।
मैं राज्य की चाह नहीं करूंगा, इस पंक्ति को देखें, मात्राएं लगाते हैं। मैं बड़ा ए है तो क्या हो गया, गुरु। फिर राज्य, रा के साथ आ का डंडा यानी बड़ी मात्रा है ये, फिर से ये हमारा हो गया क्या, ये फिर से देखें ये हो गए हमारे गुरु। ठीक, फिर हो गया जे यानी कि अर्ध स्वर, तो इसमें भी हम क्या, अर्ध संयुक्त स्वर है ये। ठीक है, तो इसमें भी गुरु हो जाएगा। फिर है की, बड़ी है। ठीक, फिर चा बड़ा है, चा। फिर हा, लघु है। ठीक, फिर नहीं करूंगा, ना क्या है, लघु है। फिर ही क्या है, गुरु है। फिर क क्या है, लघु है। रूंगा, ठीक है, करूंगा यानी कि गुरु। ठीक है, गुरु। और फिर गा, फिर से गुरु। तो गिनकर देखते हैं मात्राएं पहले। 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 1 11। ठीक है, कितनी बन गई, 11। मैं राज्य की चाह नहीं करूंगा। ठीक, इस पंक्ति में कितनी मात्राएं बनेंगी, 11। कैसे बनेगी देखते हैं। मैं राज्य की चाह नहीं करूंगा। दोस्तों फिर से ध्यान से देखें, मैंने थोड़ा गलत बता दिया है। मैंने यहाँ मात्राएं काउंट कर दी हैं जो कि हमें नहीं करनी थी, क्योंकि ये है क्या है, एक वार्णिक छंद है, तो इसमें हम मात्राएं नहीं गिनेंगे। क्या गिनेंगे, वर्णों को गिनेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार की गलतियां जैसे कि मुझसे हुई, इसी प्रकार की गलतियां हम एग्जाम्स में भी करते हैं। तो इन्हीं गलतियों से हमें बचना है और समझना है कि कौन से छंद वार्णिक हैं और कौन से छंद मात्रिक हैं। ठीक है, तो अब हम इनके वर्णों को गिनेंगे, ना कि मात्राओं को। ठीक है, तो गौर करें फिर से, देखते हैं दोस्तों। मैं राज्य की चाह नहीं करूंगा यानी मैं, माँ एक वर्ण, फिर रा 2, फिर जे, जो अर्ध स्वर, अर्ध संयुक्त स्वर होंगे उनको हम मात्राओं में तो 2 गिनते हैं, लेकिन जब पंक्ति में वर्णों के रूप में गिनेंगे तो हम इसे 1 मानेंगे। तो माँ से फिर से शुरू करें, माँ यानी कि ये 1। ठीक है, फिर र, फिर 1। ठीक, फिर इसको भी 1 मानेंगे, जे को। और फिर की यानी का भी हमारा 1 हो गया। फिर चा, फिर 1, फिर हा, फिर ना, फिर ही। इसमें सिर्फ वर्ण काउंट करने हैं तो ध्यान रखते जाएं। फिर करूंगा, कितने वर्ण है करूंगा में, 3। तो अब काउंट करें कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कुल मिलाकर कितने वर्ण हैं एक पंक्ति में, 11 वर्ण हैं। इसी तरह अगली पंक्ति जब आप काउंट करेंगे तो इसमें भी 11 वर्ण बनेंगे। फिर अगली काउंट करेंगे तो इसमें 11 बनेंगे वर्ण, फिर अगली काउंट करेंगे तो इसमें भी 11 वर्ण बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है कि वर्णों की संख्या को याद रखना है, ना कि मात्राओं को। ठीक है, तो प्रस्तुत छंद की प्रत्येक पंक्ति में 11 वर्ण होते हैं। जिस छंद की प्रत्येक पंक्ति में 11 वर्ण होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इंद्र वज्रा छंद कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मैंने एक पंक्ति की गणना कर दी है, बाकी 3 की आप स्क्रीनशॉट लेकर खुद करके देखें। प्रैक्टिकल जितना ज्यादा करेंगे चीजें उतनी बेहतरीन ढंग से समझ में आएंगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दें, मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है। तो मात्रिक छंदों में मात्राएं पूछी जा रही हैं। देखो मात्राओं के प्रकार, आज तक आपने कभी गौर किया है कि मात्राओं के भी प्रकार होते होंगे, और कितने प्रकार की। हम जल्दी जल्दी लगा तो देते हैं मात्राएं, लेकिन हम गौर नहीं करते। तो ध्यान से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट बात है। तो मात्रिक छंदों में मात्रा बी, ऑप्शन बी, 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की है। केवीएस में पूछा गया प्रश्न है ये। तो देखते हैं कौन कौन सी, व्याख्या देखेंगे प्रश्न की, गौर करेंगे दोस्तों। किसी स्वर के उच्चारण में, यानी कि जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं यानी किसी स्वर को बोलते हैं, तो उस स्वर को बोलने में लगने वाले समय की जो अवधि होती है, ठीक है,
अवधि जो होती है उसको हम मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। ठीक, जैसे अगर हम बोलें कल, ठीक है, कल, ये क्या है? इसमें कोई भी मात्रा नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने बोला कला, तो कला बोलने से हमें आ की मात्रा ला में सुनाई दे रही है। ला के साथ हमें आ की मात्रा सुनाई दे रही है, और इस वर्ण को बोलने में हमें समय भी ज़्यादा लग रहा है, और इस पर कहीं ना कहीं हम इस वर्ण के ऊपर दबाव भी देख रहे हैं। तो मात्राओं को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है ये, ठीक है। खुद बोल कर देखें, शब्दों में अंतर अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। जो बड़ी मात्राएं होंगी वह समय अधिक लेंगी, और जिनमें मात्राएं नहीं होंगी या फिर छोटी मात्राएं होंगी उन मात्राओं को बोलने में यानी उनके उच्चारण में समय अवधि कम लगेगी, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझें इसको, ठीक। हर किसी को ये बातें पता नहीं होती, और बातें तो जब पता होंगी चीज़ें समझ में ही नहीं आती, ठीक है। तो खुद बोल करके जब आप देखें आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ उदाहरण दिया गया है कल और कला, कल और कला, कल और कला। मैंने 3 बार ये शब्द बोला, आपको शायद कुछ अंतर समझ में आया हो, ठीक है। आप खुद इसको बोल करके देखें, ठीक है। अब हम बोलेंगे मनता और मंत, ठीक है। मनता, जब हम मनता कह रहे हैं तो ता के साथ आ की मात्रा का भी उच्चारण हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम कहते हैं मंत तो इसमें हमें कोई भी मात्रा नहीं सुनाई दे रही, ठीक है। यानी कि जो बड़ी मात्राएं होंगी उनकी आवाज़ आपको सुनाई देगी आपके बोलने पर। आप करके देखें, ठीक है, और फिर बताएं ऐसा आपके साथ हो रहा है या नहीं। अगर आप इस बात को समझ लेते हैं तो आज के बाद आपकी कोई भी गलती कभी भी मात्राओं में नहीं होगी, ठीक है। तो गौर करके देखें अपने जो भी शब्द हैं उनको बोलने में, ठीक है। ध्यान दें, तो मनता और मंत, मनता और मंत मात्रा के क्या हैं? पर्यायवाचक शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? पर्यायवाचक शब्द, ठीक है। इसके भी 2 प्रकार होते हैं। किसके? मात्राओं के पर्यायवाचक शब्द हैं, और इसके भी 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व यानी लघु, ह्रस्व यानी लघु, यानी कि छोटी मात्राओं को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, पहली बात। और स्वर में भी कौन से स्वर हैं? वो ह्रस्व स्वर यानी लघु स्वर। तो याद रखें, ह्रस्व लिखा आए प्रश्न में या लघु लिखा आए, दोनों की बात एक ही है, ठीक। इसी तरह जो हमारी बड़ी मात्राएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर या फिर गुरु स्वर, ठीक है। तो दीर्घ कहो या गुरु कहो, बात एक ही है। दीर्घ मीन्स बड़ा, ह्रस्व मीन्स छोटा, लघु मीन्स छोटा, गुरु मीन्स बड़ा, ठीक है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट भी हैं। ह्रस्व का विपरीत दीर्घ, लघु का विपरीत गुरु, ठीक है। ऐसे बात ध्यान रखें। आगे देखें, लघु मात्रा में जो छोटी मात्राएं होती हैं यानी जो ह्रस्व स्वर होते हैं, जो लघु स्वर लघु मात्राएं होती हैं, उसमें एक मात्रा मानी जाती है। कितनी मात्रा? एक मात्रा मानी जाती है, ठीक है। हम पढ़ चुके हैं इस बारे में, और भी पढ़ लें। इसका संकेत चिन्ह जो होता है वो क्या होता है? खड़ी पाई होता है, पूर्ण विराम की तरह, ठीक है। लघु मात्रा का चिन्ह क्या होगा? खड़ी पाई, ठीक है। ये इसका सिंबल है, संकेत चिन्ह मीन सिंबल, ठीक। आगे देखें, दीर्घ मात्रा यानी गुरु, ठीक है, गुरु स्वर। तो गौर से देखें, दीर्घ मात्रा में 2 मात्राएं होती हैं। कितनी? 2 मात्राएं होती हैं। जब हम गिन रहे थे पिछले वीडियोस में, हम काउंट कर रहे थे पंक्तियों को, तो उसमें लघु और गुरु, लघु गुरु, लघु गुरु बार बार आ रहा था। तो वो लघु और जो गुरु की रिपीटेशन जो हो रही थी और जो हम मात्राओं को गिन रहे थे, उसी की व्याख्या अभी हम पढ़ रहे हैं। तो लघु मात्राओं में मात्राओं की संख्या 1 मानी जाती है, और जो गुरु है यानी दीर्घ मात्राएं हैं उसमें हम मात्राओं की संख्या 2 मानते हैं, ठीक है। इसका संकेत चिन्ह क्या होता है? एस के जैसा होता है।
कैसा? अंग्रेजी के एस के जैसा होता है गुरु का संकेत, यानी दीर्घ मात्राओं का संकेत, ठीक है, जिन्हें हम अवग्रह चिन्ह भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, मैंने पिछले वीडियो में बताई भी थी, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अवग्रह चिन्ह किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे दीर्घ स्वर या गुरु स्वर के चिन्ह को, ठीक है, क्या कहते हैं? अनुग्रह चिन्ह भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बात आप समझ लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। अगर ये आपने समझ ली चीजें, छोटी छोटी बातें, तो आपको छंदों में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये आपके लिए एक साधारण सा विषय बन जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।